नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भारती बघेल। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों का। सीएम नायब सिंह सैनी सिरसा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जिले को मेडिकल कॉलेज की सौगात दी। इस मौके पर सीएम सैनी भूमि पूजन में भी शामिल हुए और जनसभा को भी संबोधित किया। संत सरसाईनाथ राजकीय मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन के अवसर पर इतनी भारी संख्या में मेरी सिरसा की सरदारी आई है, मातृ शक्ति आई है, सभी बुजुर्ग महानुभाव युवा साथी आए हैं। सभी को मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, आप सबको राम राम करता हूं। मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे सिद्ध संत सरसाईनाथ जी राजकीय मेडिकल कॉलेज सिरसा के भूमि पूजन करने के अवसर पर यहां आने का मौका मिला है। इस अवसर पर मैं महान संत सरसाईनाथ जी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और सिरसा के सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। संत सरसाईनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य थे, जिन्होंने 13वीं शताब्दी में सिरसा नगर की नींव रखी थी। संत सरसाईनाथ जी एक महान व्यक्ति थे। कहा जाता है कि उन्होंने तत्कालीन बादशाह शाहजहां के बेटे दारा शिकोह को जीवन दान दिया था। ऐसे महान परम संत सरसाईनाथ जी थे। मुझे विश्वास है ऐसे महापुरुष के नाम पर बनने वाले इस मेडिकल कॉलेज में आने वाला हर मरीज निरोगी होकर के जाएगा। लगभग 1010 करोड़ रुपए की लागत से 21 एकड़ में बनने वाला यह मेडिकल कॉलेज हमारे हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज खोलने के संकल्प को साकार करने में ये मेडिकल कॉलेज भी मील का पत्थर साबित होगा। आज मुझे इस बात की खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को मेडिकल हब का विजन रखा है। उनके इस विजन को साकार करने का और हर व्यक्ति को इलाज सुलभ कराने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चिकित्सा संस्थानों में पर्याप्त संख्या में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का उपलब्ध होना भी आवश्यक है। इसलिए हमें हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित कर रहे हैं। इस समय प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या 15 हो गई है। मैं बधाई देना चाहूंगा इस डबल इंजन की सरकार को, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन कि हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज होगा, उस कड़ी में आज इस सरसाईनाथ राजकीय मेडिकल कॉलेज का जो भूमि पूजन हुआ है, उस लड़ी के अंदर एक कॉलेज और जुड़ गया है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इसके अलावा भी मेडिकल कॉलेज भिवानी के भवन का लगभग काम पूरा हो गया है। कैथल, गुरुग्राम, यमुनानगर में मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है, गति से काम चल रहे हैं। जिला जींद के हैरतपुर में, जिला महेंद्रगढ़ के कोरियावास में मेडिकल कॉलेजों के भवनों का निर्माण
कार्य लगभग पूरा होने वाला है। इसके अलावा 5 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया चल रही है। हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य को, उनको दिक्कत न आए, उनके नजदीक में ही अच्छा एक हॉस्पिटल मिले। जबरदस्त तालियों के साथ मैं मुख्य अतिथि हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और कालका से विधायक शक्ति रानी शर्मा मौजूद रहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बता दें कि बीजेपी के सदस्यता अभियान के बारे में जानकारी दी गई। इसी के साथ दूसरे मुद्दों पर भी जानकारी दी गई। देश में जहां सदस्यता बढ़ाने का अभियान भारतीय जनता पार्टी, जो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उसके संगठन पर्व में हरियाणा प्रदेश की भी भागीदारी 21 अगस्त से, क्योंकि उससे पहले विधानसभा के चुनाव थे और विधानसभा चुनाव के पूरा होने के बाद 21 अगस्त से हरियाणा प्रदेश में भी ये सदस्यता का अभियान शुरू हुआ। हमने प्रत्येक जिले के अंदर कार्यशालाएं की। हरियाणा प्रदेश में संगठन की दृष्टि से 313 मंडल हैं, उन सभी पर कार्यशालाएं की और 8 तारीख से हमने अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को सदस्यता दिलवाते हुए इस अभियान को तेज गति से प्रत्येक बूथ पर चलाने का काम शुरू किया और एक टेलीफोन नंबर जारी किया 8800002024 8800002024। इस टेलीफोन के माध्यम से मिस कॉल करने के बाद उस कार्यकर्ता का फोन पर एक मैसेज आता है कि आपकी भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता संख्या इतनी है और आपका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। उसका लिंक खोलने के बाद एक फार्म खुलता है जिस पर जो सदस्य बनना है उसका टेलीफोन नंबर दर्ज करता और उस टेलीफोन नंबर दर्ज करने के बाद फिर एक ओटीपी आता है और उस ओटीपी के बाद जब वो भरा जाता है तो फिर से एक फार्म खुलता है जिस पर जो साधारण सदस्य बनता है उसका पूरा एड्रेस, उसका नाम, पता सहित, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो भी सदस्य बने उसका पूरा एड्रेस होगा तो पूरी जानकारी उसकी रहेगी, वो किस प्रांत से है, किस जिला से है और किस विधानसभा से है। और विधानसभा के बाद जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन की दृष्टि से हमारे 313 मंडल हैं, प्रत्येक विधानसभा में मंडल के हिसाब से वो अपने पूरी जानकारी, जन्म तिथि क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, जाति क्या है, व्यवसाय क्या है, ये पूरी जानकारी भरने के बाद उस पर लास्ट में एक ऑप्शन आता है कि आप किसके कहने से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। उसका टेलीफोन नंबर या रेफरल कोड डालने के बाद वो फार्म कंप्लीट होता है और इस प्रक्रिया के तहत हरियाणा प्रदेश में अब तक 11.5 लाख से ज्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने हैं और ये निरंतर जो प्रक्रिया है ये 30 नवंबर तक हरियाणा प्रदेश में चलेगी। 30 नवंबर तक साधारण सदस्यता का अभियान चलेगा और पूरे हरियाणा प्रदेश में 50 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 60 लाख वोट चुनाव में मिली थी और हमने टारगेट 50 लाख सदस्यों को दर्ज करने का, मेंबर बनाने का लक्ष्य रखा है। उसमें सभी वर्गों की भागीदारी हो, महिलाओं की, युवाओं की, किसानों की, व्यापारियों की, सब प्रकार के वर्गों की भागीदारी रहे। इस प्रकार का एक संगठन का पर्व पूरे हरियाणा प्रदेश में चला है और हरियाणा प्रदेश में 20,629 जो बूथ हैं, प्रत्येक बूथ पर 250 की सदस्य भारतीय जनता पार्टी की रहे। इस कड़ी में हमने ये पूरा अभियान चलाया है और आने वाली 23 और 24 तारीख को 2 दिनों में
हम एक तेज गति के साथ कम से कम प्रत्येक बूथ पर 2 दिन में 100 सदस्य बने और एकदम से ही 20 लाख सदस्य 2 दिन में बनाने का लक्ष्य हमने अब इसको रखा है, क्योंकि प्रत्येक बूथ पर अगर 100 सदस्य बनेंगे तो एकदम से 20 लाख का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता में जुड़ेगा। और इस काम के निमित्त आज एक सूची भी हम जारी करेंगे, जो प्रत्येक जिले में पर्यवेक्षक के रूप में एक बड़े नेता की जिम्मेवारी लगाते हुए हमने प्रत्येक जिला अनुसार, और हिसार जिला क्योंकि 7 विधानसभा है इसलिए वहां पर 2 नेताओं की ड्यूटी लगाई। बीजेपी ने सक्रिय सदस्यता के लिए प्रदेश टोली का गठन किया है, जिसके प्रदेश संयोजक शंकर धूपड़ बनाए गए। रामेश्वर चौहान, यतीन्द्र राव, राजकुमार कटारिया और प्रतिभा सुमन को इसका सदस्य बनाया गया है। बता दें कि इसकी जिम्मेदारियां हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने दी हैं। भिवानी जिले के गांव देवसर में माता के मंदिर में दर्शन करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी। इस दौरान उन्होंने मंदिर में माथा टेका और मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने बीजेपी सरकार की नीतियों और योजनाओं पर मुहर लगाते हुए तीसरी बार सरकार बनाने का काम किया है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि अब गांव के युवाओं को रोजगार के लिए जेवर और जमीन नहीं बेचनी पड़ेगी। आज देवेश्वर धाम, जहां मां दुर्गा स्वयं अपने स्वरूप में प्रकट हुई और इस धाम की चारों ओर बहुत ही ख्याति है, बहुत लोग यहां पर आस्था रखते हैं। मैं भी आज अपने साथियों के साथ, हमारे ऋतिक वधवा जी हैं, डिल्लू भाई साहब हमारे सरपंच साहब हैं और हमारे बहुत से साथीगण यहाँ पर आज नतमस्तक होने के लिए आए हैं। मैं चुनाव लड़ने से पहले यहाँ आया था और मैं वहाँ के चरणों में शीश झुकाकर आशीर्वाद लेकर गया था और आज वो मैं वादा कर गया था चुनाव जीत के मैं दोबारा आऊंगा माँ के दरबार में। हरियाणा आबादकार पट्टेदार किसान कल्याण समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अध्यक्ष हरपाल सिंह गिल ने कहा कि हरियाणा विधानसभा सत्र में पारित ऐतिहासिक विधेयक है, जिसमें आबादकार पट्टेदार किसानों को जमीन का मालिकाना हक दिया गया है। और सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ऐतिहासिक पल हमारे से साझा करने के लिए आप सभी आए हो। आपकी जानकारी के लिए आज ये बताना जरूरी है कि सन 1948-49 में जहां देश आजादी की लड़ाई में फंसा हुआ था, वहीं पूरा देश भूखमरी से भी त्रस्त था। हमें पेट भरने के लिए पूरे संसार की बड़ी शक्तियों के आगे हाथ फैलाना पड़ता था। उसके लिए क्या हल निकाला जाए, ये तत्कालीन जो सरकार थी हिंदुस्तान की, उन्होंने ये फैसला लिया कि ये कितने दिन काम ऐसे चलेगा। उस फैसले के अनुसार जंगलों को आबाद करके, बंजर जमीनों को आबाद करके उनको कृषि योग्य बनाने का जो फैसला लिया गया, सरकार ने कहा कि जे कोई सरकारी जंगल है या मालिक जमीनों के जो किसी अभाव के कारण खेती नहीं कर पा रहे थे, वो और पंचायती जमीनें जो शामलात जमीनें थी, इनको आबाद करने का सरकार ने फैसला लिया और उसमें खेती करने का जो है वो
किसानों को प्रेराया जाए। उसी के आगे बढ़ते हुए ये कानून जो ग्रो मोर फूड प्रोग्राम बना, उसके तहत 52 में खास करके तत्काली जो हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर थे, फरीदाबाद में सरकारी नियमों की लगातार धज्जियां उड़ रही हैं। जगह जगह कूड़े के ढेरों में आग लगाई जा रही है, जिसके कारण प्रदूषण बढ़ रहा है और वायु की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बल्लभगढ़ के मलेना रोड सेक्टर 65 में सरेआम गंदगी के घेरे में उठता हुआ धुआं लगातार बीमारियों को न्योता दे रहा है। लोगों का कहना है कि यहां पर एक थर्माकोल की कंपनी है जो बाहर गंदगी फैलाकर उसमें आग लगाती है और चिमनी में से गंदा धुआं 24 घंटे निकलता रहता है। वहीं नगर निगम के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि उनकी तरफ से कई टीमों का गठन किया गया है और जगह जगह कार्रवाई भी की जा रही है। जैसा कि हमें पता है कि ग्रैप 4 के नियम लागू हो चुके हैं। इससे पहले ग्रैप 1, 2 और 3 एनफोर्समेंट में था। अब ग्रैप 4 के साथ जो गाइडलाइंस ग्रैप 1, ग्रैप 2 और ग्रैप 3 में, इसको भी फॉलो किया जाएगा। इसके अंतर्गत निगम में जितने भी निगम क्षेत्र में जितने भी अवैध अतिक्रमण या वैध अतिक्रमण जो सुचारू रूप से किए जा रहे थे, उनको बंद करा दिया गया है। इसके तहत एसडी और जेई से रिपोर्ट मांगी गई, जिसमें उन्होंने 26 ऐसे अवैध अतिक्रमण और वैध अतिक्रमण जिसमें किसी प्रकार का कार्य चल रहा था, उनको बंद करा दिया गया। सब इकट्ठा करके जब अपने दरवाजे पहुंच रहे तो जला दिया। आपको पता है पॉल्यूशन कितना हो रहा है? खूब पता भाई, मैंने ये लगाया। तो आपको ये नहीं पता कि आग लगाना गुनाह? रोज वहाँ लग रहे हैं, मुझे लगता पाया है, उसका क्या जवाब दोगे? अच्छा, हाँ जी। तो ये कौन लगाता है? ये मुझे क्या पता, मैं तो आज आया, मैंने नया मकान खरीदा है। कितना नुकसान होता है जैसे धुआं उड़ रहा है? ये भाई मैंने आज नया मकान लिया है, मैंने सोमवार रजिस्ट्री कराई, मैं सफाई करने आया हूँ अपने मकान की। अच्छा, जाले वगैरह सब चीज। तो आपको ये नहीं पता कि आग लगाना? चलो आप वो लग रही, आपने क्यों लगाई? यार ये रोज लग रही है, जब क्यों ना वीडियो बनाई भाई। चलो खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया है। हरियाणा सरकार ने 5 आईपीएस और 3 एचपीएस अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया है। जिन अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी हुआ है, उनमें आईपीएस सौरभ सिंह, राजेश दुग्गल, अशोक कुमार, ओपी सिंह और मोहित हांडा का नाम शामिल है। नीलोखेड़ी के विधायक भगवान दास कबीरपंथी ने बुधवार की सुबह तरावड़ी शहर की नगरपालिका का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने नपा कर्मियों के हाजिरी रजिस्टर की जांच भी की, जिसमें सभी कर्मचारी मौके पर मौजूद मिले। उन्होंने नपा सचिव अजीत अरोड़ा को निर्देश दिए कि कार्यालय में पहुंचे लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और लोगों के कार्यों को तुरंत प्रभाव से किया जाना चाहिए। विधायक भगवान दास कबीरपंथी ने कहा कि काम में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारी जनता के लिए हैं, जनता कर्मचारियों के लिए नहीं। भविष्य में भी इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। तरावड़ी में नगर पालिका में शहर के काम सुचारू रूप से चले, कुछ रुके हुए काम थे वो लाइन पर लग जाए, तो आज सभी यहाँ पार्षद थे शहर के और अपने शहर के अपने और जो यहाँ के मौजूद आदमी थे, सभी यहाँ पहुंचे और काफी जो पेंडिंग काम थे उनके बारे में जानकारी ली और किस लेवल पे वो रुके हुए हैं, ताकि उनको अगर कोई चंडीगढ़ के हैं, करनाल, इस तरह के कई यहाँ के इस लेवल पे रुके हुए हैं, तो उनसे बात करके इनको सुचारू रूप से काम चल जाए, इसके लिए सभी से बात की और क्या क्या कमियां थी, क्या क्या सुधार होने चाहिए शहर में, सफाई की व्यवस्था हो। एसडीएम डॉक्टर अश्वीर नैन ने कहा कि महिला एवं बाल विकास और सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी के प्रयासों से तौशाम क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएगी, जिसके लिए जल्दी ही जगह का चयन कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यूनिट लगने से क्षेत्र की महिलाओं को स्वयं रोजगार के अवसर मिलेंगे और यूनिट महिलाओं को आर्थिक रूप से संपन्न करने में मील का पत्थर साबित होगी। एसडीएम ने कहा कि क्षेत्र में बाजरे की फसल की अत्यधिक उत्पादकता के मद्देनजर यूनिट की स्थापना कारगर होगी।
चौधरी बंसीलाल महिला कॉलेज में की गई, जिसमें महिला व विकास विभाग से संबंधित महिलाएं जो गांव स्तर पे काम करती हैं, चाहे वो महिला हेल्पर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं और दूसरी प्रगतिशील महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया इस कार्यशाला में। इसमें विभिन्न विभागों की स्कीमों के बारे में, उनके बेनिफिट के बारे में पार्टिसिपेंट्स को बताया गया विभागाध्यक्षों द्वारा, और इसके अलावा बाजरा के बारे में, मिलेट्स का कैल्शियम होता है तो बाजरे के आप बिस्किट बना सकते हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय कृषि अधिकारी कार्यशाला 2024 का शुभारंभ हुआ। कार्यशाला में विश्वविद्यालय के कुलपति बीआर कंबोज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यशाला में विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक, कृषि और किसान कल्याण विभाग के अधिकारी भाग ले रहे हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बीआर कंबोज ने बताया कि कार्यशाला में आगामी रबी फसलों के लिए आपको बता दें कि लागू की जाने वाली नई तकनीकों पर आधारित सिफारिश को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके अलावा वैज्ञानिक कृषि और किसान कल्याण विभाग के अधिकारी रबी फसलों में समस्याओं के समाधान पर भी विचार विमर्श करेंगे। कार्यशाला एक रेगुलर फीचर है। इसमें कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विभाग हरियाणा, हमारे सभी वैज्ञानिक और विस्तार शिक्षा में काम करने वाले, चाहे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक हैं, चाहे विभाग के अधिकारी और एडीओ साहिबान हैं, वो यहाँ पे एक मंथन होता है कि जो भी नई सिफारिशें हैं। ये प्रक्रिया 2 दिन की रहती है। रबी और खरीफ दोनों फसलों के लिए साल में 2 बार यहाँ किया जाता है। अब ये रबी फसल के लिए है, हालांकि इस साल थोड़ी सी लेट है। इसमें जो रबी में जो फसलें बोई जाती है उसके बारे में 2 दिन वैज्ञानिक और जो एक्सटेंशन के लोग हैं, डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, उनके साथ मिलकर 2 दिन आत्म मंथन किया जाएगा। जो 2 दिन की वर्कशॉप है, ये एक्चुअली में क्या है, जो यूनिवर्सिटी की पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस है, जिसको मानकर डिपार्टमेंट आगे किसानों को सलाह देता है या जो भी अपनी आगे कार्रवाई करता है उसको अपडेट करने के लिए होती है। इसमें यूनिवर्सिटी ने अपने जो भी इस सीजन के लिए जो अपनी कोई नई रिसर्च या कोई अमेंडमेंट डाली है, तो 2 दिवसीय कृषि कार्यशाला का शुभारंभ यहां पर किया गया। आपको बता दें कि किसानों की समस्याओं को यहां पर सुना जाएगा। इसके साथ ही साथ किसानों को किस तरीके से प्रगति की ओर ले जाया जाए, इस पर भी विशेष ध्यान जो है वो भी दिया जाएगा। विश्वविद्यालय के कुलपति इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। आपको बता दें कि कार्यशाला का जो शुभारंभ हुआ है वो शुभारंभ उनके द्वारा किया गया और साथ ही साथ उनके द्वारा तमाम बातें कही गई, जिसकी ओर से आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से प्रगति की ओर किसानों को बढ़ाने का काम इस 2 दिवसीय कृषि कार्यशाला के द्वारा किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।